ভক্ত পাবো। ডক্টর সানন্দ বাগ তিনি হলেন সিনিয়র ইউরোলজিস্ট, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন। তার থেকে বড় কথা হলো তিনি শ্রী ঠাকুরের সেবক, ঠাকুরের ভক্ত মানুষ। সেই ভক্তকে আমরা পাবো 45 মিনিট। আপনারা সবাই শুনে দেখেন, নামময় হয়ে শুনবেন, তা না হলে কথাগুলো কিন্তু হারিয়ে যেতে পারে। তাই আজকের এই প্রভুর আতুল চরণে আমরা সেই ভক্তকে পেয়েছি, তিনিও ধন্য হয়েছেন, আমরাও ধন্য হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে প্রভুকে পেয়ে। আমরা সবার পক্ষ থেকে ডক্টর সানন্দ বাগ তাকে আমরা আহ্বান করছি। তিনি কর্মসূত্রে আফ্রিকা থেকে আছেন, তাকে আমরা আহ্বান করছি। সানন্দ বাগ। জয় গুরু দাদা। আগে জয় গুরু। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। परम प्रेममय, परम दयाल, प्राणेर ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी पुण्य श्लोका लक्ष्मी माँ बड़ी माँ भक्त श्रेष्ठ परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री श्री गौड़दा आचार्य देव श्री दादा वर्तमान आचार्य देव सवार श्री चरण कमले आमार भक्तिपूत नतजानु प्रणाम। गुरु परिवार प्रतिपत्तिकेर श्रीचरणे आमार भक्तिपूत प्रणाम। आजकेर এই শুভ সৎসঙ্গের কলকাতা সোনারপুর থেকে আয়োজিত এই সৎসঙ্গে যোগদান করে আমি ধন্য হয়েছি। আজকে এই সৎসঙ্গের উদ্যোক্তা संयोजक श्रीयुक्त नस्करदा जो सभापतित्व कर रहे हैं, उपस्थित श्री ठाकुरेर पूत पंजाधारी कर्मी ऋतिक अध्यर्जु जाजकदा गण सत्संग प्रेमी श्रद्धा मान मानुषगण मारा जो छोटे छोटे बच्चा जो भी इस सत्संग में योगदान किए हैं, सबके हमार भक्तिपूत যথামান্য प्रणाम, आंतरिक रा और जय गुरु। दादा हमार आवाज शोना যাচ্ছে কি? হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। जय गुरु। সম্ভব हले वीडियो यदि संभव है। हाँ, ये मेरे लैपटॉप में वीडियो का ये ऑप्शन नहीं है, उसका वो अलग अटैचमेंट चाहिए तो मैं लास्ट बात में मेरा फोन में ये कर देता हूँ। अभी আমাকে বলা হলো কি কিডনির বিষয়ে কিছুটা বলতে, ঠিক মানে টেকনিক্যাল जो তার প্রেজেন্টেশনটা আমি দেব না কিছুটা এসে বলে দেব। আমার পিপিটি আছে, तो अगर आप बोलेंगे तो पीपीटी प्रेजेंट कर सकता हूँ इसमें मैं। हाँ 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 तो बहुत अच्छा होगा। किंतु দাদা একটু অনুরোধ করছি কি করলে কিডনি ভালো থাকবে এটা সাজেশন দিবেন। আজ্ঞা। ঠিক আছে, calling and let me continue। ये तो प्रहलादा जो बोले पीयूष प्रहलादा कि श्री ठाकुरेर অসীম কৃপায় আমরা এই दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला और ये उनको पुरुषोत्तम रूपे
जो आए हैं उनको पाने का सौभाग्य हुआ। उनार कृपया बिना एक এসবগুলো সম্ভব নয়। और उनको लेके जीवन में हर समय में हमारा जीवन को परिचालित करना, उनको लेके ही जीवन में आनंद करना और उनको लेके ही हमारा जीवन का सब कुछ, यही हमारा साधना है। और ईश्वर प्राप्तिर कथा जो बोला আছে তাই জন্য আমার এই যে ওনার দেওয়া हुआ शरीर ये যন্ত্রটা বললেন, ये যন্ত্রটা को ठीक रखते हुए ताकि हम लोग उनके लिए जीवन में काम कर सकें। तो यही सूत्रे किडनी একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যে মোটামুটিভাবে এই শরীরের বাকিগুলো সব जो अंग प्रत्यंग আছে ताकि नर्चर करे और ठीक ठाक रखने के लिए उसको द बायोकेमिकल इंटीरियर मिलू ऑफ द बॉडी उसको ठीक रखता है। जो एसिड बेस बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट ठीक करना, वाटर बैलेंस करना, ये सब उसका काम है। ये आई एम नॉट एबल टू नो कैसे इसमें हाउ टू अटैच द प्रेजेंटेशन। गूगल मीट से हुआ है ना, इसमें एक प्रेजेंटेशन कैसे अटैच होगा पीपीटी কিছু জানতে পারছি না। গুগল মিট সে हाँ नहीं वो तो आई हैव জয়েন্ট থ্রু দ্যাট, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা আমি লোড করতে পারছি না কেন, কি করে হবে আমি জানতে পারছি না। আচ্ছা, এখান থেকে হয়তো অ্যালাউড নেই, আমি অ্যালাউডটা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, দেখছি। हाँ, पीपीटी अगर अलाउ होगा तो इट विल बी इंटरेक्टिव फॉर एवरीवन। सो द किडनी, चलो कमिंग टू द टेक्निकल पॉइंट, आई गो शॉर्टकट। मानव शरीरे 2 किडनी रहता है मोस्टली, ओनली 5% इन 1 लाख पॉपुलेशन उनका बाय बर्थ सिंगल किडनी रहेगा, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ 1 किडनी, बट एक ही किडनी से शरीर का सारे काम हो सकता है। दैट इज व्हाट इट इज डेसिफर्ड फ्रॉम द मैसेज। और तो কিছু কিছু লোকের एक्सीडेंट हो গেল या स्टोन के कारण इन्फेक्शन के कारण या टीबी हो গেল, कैंसर हो গেল, एक किडनी नष्ट हो जाए। कैंसर होले हमरा एक किडनी विद ट्यूमर, बड़ा ट्यूमर है तो निकाल देते हैं, बट रिमेनिंग 1 किडनी के साथ में नॉर्मल किडनी फंक्शन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसे किडनी हमारा बैक साइड में along the vertebral column 2 किडनी रहता है, बीन शेपेड, अराउंड 9-10 सेंटीमीटर उसका साइज। और उसमें से शरीर का जो काम रहता है हमारा परिजय वस्तु मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स को निष्कासित करना और बैलेंस, शरीर का जो इंटीरियर मिलू है उसको बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, प्रोडक्शन ऑफ ভিটামিন ডি, প্রোডাকশন অফ এরিথ্রোপয়েটিন ফর হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন, এই সবগুলো কিডনির কাজ আছে। তো কিডনি খারাপ হলে এই সব মানে ডিরেঞ্জ हो जाता है। सो व्हाट इज किडनी फेल्योर? हम लोग जो बोले किसी को किडनी फेल्योर हो जाता है तो वो व्यतिव्यस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उसका ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। टेक्निकली किडनी फेल्योर बोले तो ये जो কাজগুলো আছে কিডনির तार अगर डिरेंजमेंट हो जाए तो इसको किडनी फेलियर बोलते हैं। तो इनिशियली मोस्टली यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो सिम्टम्स होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डिरेंजमेंट ऑफ द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फिर वाटर रिटेंशन होगा, तो शरीर में पाए में, फेस में स्वेलिंग हो जाएगा। लेटर ऑन बेसी बहुत मात्रा हो जाएगा तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा, एसाइटिस, ये सब गुलो। तो जो क्लिनिकली सिम्टोमेटिक होते हैं ना, वो उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज का स्टेज में होता है, वो उसका टेक्निकली उसको सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 to 5 बोलते हैं। स्टेज 5 जिसमें किडनी का फंक्शन को हम लोग जीएफआर बोल के मेजर करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मली अराउंड 100 रहता है जीएफआर, 90 to 100। सो
80 प्लस GFR इज टेकन एज नॉर्मल। इससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो लेस देन 15 और लेस देन 10 होगा तो उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज ESRD बोलते हैं या CKD 5 बोलते हैं। सिम्टोमेटिक होने के टाइम पे ऑलरेडी CKD 4-5 होता है। तो अर्ली स्टेजेस में हमको उसको इफ वी डायग्नोज एंड इफ वी करेक्ट द इनसाइटिंग इवेंट कॉज, देन उसको प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कैन बी halted and it can be maintained for many years, or we can prevent it progressing into the end stage kidney disease और dialysis requiring stage। तो हमारा एम है कि उसको अर्ली पकड़ना। अर्ली पकड़ने के लिए हमको थोड़ा टेक्निकल में जाना पड़ेगा कि यूरिया क्रिएटिन बढ़ता है और यूरिन में प्रोटीन आता है मोटा मोटा। सो हवाई किडनी फेल्स मोस्टली जो कारण है किडनी फेलियर का, 70% ऑफ द किडनी फेलियर हैपन बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग डायबिटीज एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण 20-25%, अराउंड 40-50% बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और आप लोगों के जानकारी के लिए बताता हूँ कि आज के दिन में ऑल ओवर द वर्ल्ड around 15-20% of the population are prone for diabetes। सब घरे एक ना एक व्यक्ति डायबिटीज থাকবে, है ना, 1/5 of the population। और हाइपरटेंशन आफ्टर द एज ऑफ 40 years आधा मनुष्य 40 years प्लस लोग लेंगे तो आधी लोग 50% लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है। इफ द शुगर एंड ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली विथ मेडिकेशन डाइट लाइफस्टाइल, तो क्या होगा कि 10 to 15 years डाउन द लाइन सब लोगों का কিছু না কিছু কিডনি প্রবলেম থাকবে। আমি বলছি না कि সবাই लोगों को ये किडनी डायलिसिस লাগবে कि एकदम ये हो जाएगा। डिरेज्ड क्रिएटिनिन रहेगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और यूरिन में प्रोटीन आएगा, CKD 1-2 स्टेज में रहेगा। सो द मैसेज इज whoever has डायबिटीज और हाइपरटेंशन उसको कंट्रोल करना चाहिए। The other causes around 10% are some parenchymal pathology from the kidney का parenchyma glomerular diseases ऐसे glomerulonephritis बोलते हैं, interstitial nephritis बोलते हैं। There are some hereditary causes, किडनी में cyst होगा, ट्यूमर्स होगा, then 5-10% में कारण कुछ पता नहीं चलता। तो जो यंग पॉपुलेशन है, छोटा बच्चे का congenital प्रॉब्लम रहता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट डेवलपमेंट प्रॉब्लम रहता है, पोस्टेरियल वाल्व, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिनरी फ्लो, ये सब फ्यूज ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब गुलो अराउंड 3-5% होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉज इज अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, जो प्रिवेंटेबल है 70%। सो हमारा मेजॉरिटी जो दादा बोल रहे थे कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो लास्ट में मैं बताता हूँ स्लाइड में। उसमें इनिशियल जो फेजेस में जिसको भी घर में किसी का शुगर है तो 30-40 इयर्स होने के बाद में घर का बाकी लोग भी शुगर का जांच करना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी शुगर प्रॉब्लम भी ऐसे फैमिलियल रहता है, हाइपरटेंशन भी ऐसे ही है। सो बीच बीच में एक बार शुगर, साल में एक बार शुगर जांच करना और हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर 2-3 मास में एक बार चेक करना, ताकि उसको पहले से हम लोग डिटेक्ट करेंगे या नियंत्रण में ले लेंगे। सो दैट ये हमारा ओवरऑल नॉट ओनली किडनी, इफ यू कंट्रोल द ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्रेन प्रॉब्लम, ये जो सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी और अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है क्रोनिक डिजीजेस, वो सबগুলো न्यूट्रिशनल डिजीजेस, वो सब কিছুই कंट्रोल हो जाए। तो उसमें कंट्रोल, डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ शुगर एंड ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग गुड बॉडी वेट इज इम्पोर्टेंट। और बाकी सारे प्रिवेंशन में पानी पीना, खाना पीना, वो सब बोलता हूँ। देन जो लोग का ऑलरेडी शुगर बीपी है, डॉक्टर बाबू को दिखाते हैं रेगुलरली, जब जाके दिखाते हैं तो उनको बोलो कि यूरिन में एक प्रोटीन बोल के टेस्ट होता है, प्रोटीन यूरिया टेस्ट करना, वेरी सिंपल टेस्ट, इवन छोटे छोटे लैब में हो सकते हैं। और यूरिया क्रिएटिन ब्लड में टेस्ट होता है, वो जांच कर लेना। अगर किसी प्रॉब्लम्स पाया जाता है तो यू कैन शो टू एनी नेफ्रोलॉजिस्ट, or even a good medicine doctor can give you medicine। There are some medicines जो ACE inhibitor and AR blocker ग्रुप का मेडिसिन है,
वो देने से बीपी कंट्रोल हो जाएगा एंड फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज कैन बी हॉल्टेड. सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो बोल रहा था, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ एक्यूट किडनी इंजुरी, देन लॉन्ग टर्म नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट. पेन किलर जो होता है, क्रोनिक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन के लिए लोग आम पेन किलर खाते हैं. वो पेन किलर को ना खा के हम लोग डॉक्टर बाबू को पूछना. देयर आर सो मेनी, पैरासीटामोल है, ट्रामाडोल है, ये सब किडनी को डैमेज नहीं करता है एंड एसिडिटी वगैरह भी नहीं करता है. देन एंटीबायोटिक, एमिकासिन, सम ड्रग्स आर देयर व्हिच इज टॉक्सिक टू द किडनी, वो सब अवॉइड करना चाहिए. फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मैंने बोला. एज के साथ में जीएफआर कमता है और उसको हम तो चेंज नहीं कर सकते. सो हाउ सपोजिंग समबडी हैज डेवलप्ड ए किडनी प्रॉब्लम, तो करना क्या है, अर्ली स्टेजेस में कुछ भी नहीं करना, मोस्टली उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है. साल में या 6 महीने में एक बार यूरिया क्रिएटिन जांच करना, प्रोटीन जांच करना. प्रोटीन ज़्यादा है तो एस इनहिबिटर, एआर ब्लॉकर ग्रुप का एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल का दवाई, जिससे बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा जो, और प्रोटीनूरिया कम हो जाएगा. प्लस फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, किडनी जो है डिटोरिएशन कम हो जाएगा, फाइब्रोसिस कम हो जाता है. एस इनहिबिटर, एआर ब्लॉकर का ग्रुप का ड्रग जो है ना, मोस्टली ये जो रामिप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब ग्रुप का ड्रग है. देन लॉसार्टन, टेल्मिसार्टन, ये एआर ब्लॉकर में आता है. ओल्मिसार्टन, ये सब ग्रुप डॉक्टर बाबू सब देख के दे देते हैं. अर्ली इंटरवेंशन टू डिले द प्रोग्रेशन, अभी बोला. ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये एसिडोसिस होगा, सांस फूलता है, वो वाटर रिटेंशन होता है, तो कितना यूरिन आ रहा है वो 24 घंटे का मेजर करना, उतना ही पानी पीना. इनिशियली ज़्यादा पानी पिए तो स्वेलिंग हो जाएगा. सो दैट इज वन. देन खावा दावा में इनिशियली प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए व्हेन ही इज नॉट इन द डायलिसिस रिक्वायरिंग स्टेज. जे अभी 2-3 स्टडी आप देख रहा था मैं कि जे वेजिटेरियन डाइट আছে, वेजिटेबल प्रोटीन, हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए मांस खाते হবে, ये আমি তো ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি কি করব, नहीं. वेजिटेरियन प्रोटीन अगर एडिक्वेट अमाउंट में खाएंगे, प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन, लाइक हम लोगों का जो है चना है, सोयाबीन है, दाल है, उसमें प्रोटीन मिल जाएगा. चना है, देन ड्राई फ्रूट्स में नट्स ऐसे, बादाम, अखरोट, उसमें खूब सारे प्रोटीन ऐसे. मशरूम भी खा सकते हैं प्रोटीन के लिए. सो वेजिटेरियन प्रॉपरली टेकन, adequately taken. मिल्क अच्छे मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन, मिल्क प्रोडक्ट. सो वो सब अगर ठीक से खाएंगे तो प्रोटीन हो जाएगा. प्लस सेम टाइम देखा गया है कि वेजिटेरियन प्रोटीन रिड्यूसेस द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज. वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है, इट इज नॉट टॉक्सिक टू द बॉडी. सेम टाइम फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज को वो कम करता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो लोग ऐसे नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग व्हाइट, बट वेजिटेरियन सोर्स इज ऑल्सो गुड. एंड वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स अगर खाएंगे तो मांस, अंडे, उसमें एसिडिटी ऑफ द ब्लड, उसको एसिडोसिस बोलते हैं. गैस्ट्रिक एसिडिटी अभी बोलची ना, तो ब्लड में एसिडोसिस होता है, वो बढ़ जाता है, फॉस्फेट बढ़ जाता है, तो उनको यूरिया क्रिएटिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जल्दी डायलिसिस रिक्वायरिंग स्टेज में जाएगा. प्रोटीन ज़्यादा आएगा यूरिन में, बट कम परिमाण में प्रोटीन खाना इनिशियली, बट लेटर ऑन व्हेन समबडी इज डायलिसिस रिक्वायरिंग स्टेज, ऑलरेडी डायलिसिस में है, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए. उस टाइम पे वो लोग हो सकता है कि प्लांट बेस्ड मे नॉट बी एडिक्वेट, तो वो अंडा खा सकते हैं. बट हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मिल्क और प्रोटीन पाउडर मिला के खाएंगे तो दैट इज एडिक्वेट. सो मोटा मोटी कंट्रोल ऑफ द शुगर, बीपी, लिक्विड इनटेक प्रॉपरली बैलेंस्ड, ज़्यादा नहीं कि कम नहीं. देन कंट्रोल, किसी को लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, जिससे एक्यूट किडनी इंजरी होता है. और रिकवरी ऑफ द एक्यूट किडनी हर केस में नहीं होता है, 25% में फर्दर डैमेज होके इट गोज इनटू क्रोनिक किडनी डैमेज, क्रोनिक फेल्योर में जाता है. सो जैसे जो सब खाने से वोमिटिंग नहीं होगा, लूज मोशन नहीं होगा, वो सब का ध्यान रखना चाहिए. हमारे स्वास्थ्य सजाचार्य ठाकुर जी ने और सब कुछ बताया गया. एक और चीज बताता हूँ कि खाने पीने के लिए हम लोग बहुत सोचते हैं. शिष्य ठाकुरेर प्रदत्त जो रीतिविधि, 2 टाइम खाना, लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली डिनर,
तो उस और आफ्टर दैट आफ्टर डिनर 16 to 8 hours 18 hours of fasting यही से देखा যাচ্ছে ये न्यूट्रिशनल रिसर्च में एक आर्टिकल आया कि ऐसे करने से हम लोगों का वेट प्रॉपरली मेंटेन होता है, शुगर बीपी वो सब ठीक मेंटेन होता है। रात को खाना खाने के बाद में आधा घंटा चलना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हम खाए हमारा पाचन शक्ति बढ़ेगा और कंजम्पशन ऑफ द वो कैलोरी हो जाएगा, तो डायबिटीज ओबेसिटी नहीं होगा। रात को अच्छा नींद आएगी 7-8 घंटा। उसके बाद में उठ के नाम ध्यान करना और नाम ध्यान से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। ये सब चीज़ों में हम लोग तो सत्संगी है, जो हमारा डेली एक्टिविटी है, रूटीन है, उससे बहुत की चीज़ें मेंटल स्ट्रेस और जो मानसिक विकृति जनित जो स्ट्रेस के कारण जो बीपी बढ़ता है कि अदर डिजीजेस होता है, ओबेसिटी होता है, शुगर, ये सब गुलो हार्ट डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। और वेट प्रॉपरली मेंटेन करना, शुगर बीपी कंट्रोल करने से किडनी डिजीज के नो ऑल ओनली, साथ में हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीजेस, अदर जो शारीरिक प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। एनीमिया जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा, उनको एरिथ्रोपोएटिन और आयरन देना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबू उसको चेक करके हीमोग्लोबिन जिसका लेस देन 8 और लेस देन 7 है, उनको आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड टैबलेट, एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन वो सब देंगे। फ्लू डबल लोड के लिए टैबलेट देते हैं, डायूरेटिक्स टैबलेट, लेसिक्स, डाइटर, ये सब दिया जावे। और कंट्रोल ऑफ द अदर हार्ट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम होता है तो इट विल अफेक्ट ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इवन ब्रेन का भी थोड़ा साइकिल स्लो हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस इरिटेबल होगा, नींद नहीं आएगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। और रात को बार बार उठ के जाना पड़ता है, जो जिन लोगों को प्रोटीन आता है यूरिन में सुसु करने के लिए। सो दिस आर द इंडिकेशंस, और अकॉर्डिंगली वो सब चेक कराएंगे। किडनी का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कैसा है किडनी, इकोजेनिसिटी बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और देख के कुछ इंटरवेंशन करना है तो डॉक्टर बाबू करेंगे। बहुत जो हाई स्टेज में गया, जिनका क्रिएटिनिन 7-8 से ऊपर हो गया, यूरिया 100-150 के ऊपर हुआ, नौजिया वोमिटिंग होच्छे, খিদা হচ্ছে না, तो ऐसे स्टेज में, या फ्लूइड ओवरलोड होच्छे, सांस फूले जाच्छे, तो ऐसे स्टेज में डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस देखा गया है कि हम लोग बोलते हैं कि ना हमें डायलिसिस करबो ना, उससे हमारा बीपी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। अगर टाइम से डायलिसिस किया जाता है, स्टार्टिंग डायलिसिस अर्ली वर्सेस वेटिंग फॉर द वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन टू हैपन, देखा गया है कि जो अर्ली डायलिसिस जो लोग करते हैं, उन लोगों का हेल्थ फिटनेस अच्छा रहता है, एंड दे सर्वाइव लॉन्गर, एंड दे आर मोर फिट फॉर फर्दर ट्रांसप्लांट एंड अदर थिंग। उनका हार्ट का कंडीशन ये सब फुल ठीक रहता है। नहीं तो लास्ट स्टेज में जाएंगे, पूरा सीरियस होकर आईसीयू में भर्ती होने के बाद डायलिसिस करेंगे, तो वो बहुत सारे अदर ऑर्गन्स का, हार्ट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, ये ब्रेन, उसका डिरेंजमेंट हो जाता है, जिसको रिकवर करने में मुश्किल होता है। सो स्टार्टिंग डायलिसिस अर्ली इज ऑलवेज बेटर देन लेट डायलिसिस और वेटिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशन टू हैपन। তারপরে जिसका डायलिसिस है के लिए टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, लाइक বৃদ্ধ মানুষ যারা 65-70 ইয়ার্স প্লাস, হার্টের প্রবলেম আছে, बीपी अनकंट्रोल हो যাচ্ছে, कम हो যাচ্ছে, तो उन लोगों के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। एक पेटेर मध्य একটা नाली ढुकिए दिए একটা कैथेटर आता है, स्पेशल कैथेटर, उसमें एक स्पेशल फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल फ्लूइड। वो फ्लूइड दे के उसके अंदर में 2 लीटर फ्लूइड दे के 6 से 8 घंटा रख देंगे, तो हमारा लाइनिंग ऑफ द जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लाइनिंग है, वो किडनी का फिल्टर जैसे काम करता है। एक तरफ में ब्लड रहेगा जिसमें हाई कंसंट्रेशन में जो वर्ज्य वस्तु আছে, यूरिया, क्रिएटिन, फॉस्फेट, सोल्यूट्स, वो सब रहेगा, वो, और इस साइड में फ्लूइड, द फ्लूइड विल एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जैसे हम लोग आरओ फिल्टर में करते हैं ना, ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको फ्लूइड को निकाल के नया फ्लूइड डाल देंगे, तो उसमें सारे जो यूरिया, क्रिएटिन, वो सब कम हो जाता है। जो लोग डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर सकते, कन्वेंशनल डायलिसिस की एक था फिल्टर मशीन, उसमें ब्लड को फिल्टर करना। आइडियली डेली डायलिसिस करना चाहिए रात में 12 घंटा घर में, लेकिन वो संभव नहीं होता, तो हम लोग सेंटर में जाके, डायलिसिस सेंटर में 3 to 4 आवर्स डायलिसिस करते हैं। सो उसमें फिर वो हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग टाइम में फिर वही टॉक्सिन्स विल एक्यूमुलेट इन द ब्लड एंड इट विल कॉज इट्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट। तो इसलिए आइडियली कंटिन्यूअस और डेली डायलिसिस अच्छा है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इज बेटर देन हेमोडायलिसिस, बट पेरिटोनियल डायलिसिस कॉस्टली रहता है, साफ सफाई चाहिए, तो सब लोग नहीं कर सकते। हेमोडायलिसिस सेंटर में जाके, हॉस्पिटल में जाके 4 आवर्स
3 टाइम्स ए वीक मिनिमम करना चाहिए। जिसको यूरिन बिल्कुल नहीं आया 3 टाइम्स ए वीक, जिसको थोड़ा सा यूरिन आ रहा है तो उसको ट्वाइस ए वीक मिनिमम करना। डॉक्टर बाबू वो सब देख के बोलेंगे किसको कितना यूरिया क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दे विल डिसाइड द डायलिसिस डोज। और जो लोग यंग एज আছে less than 60 or 65 and in good health condition, उनार परिवारे केउ अगर सेम ब्लड ग्रुप और कंपैटिबल ब्लड ग्रुप का पर्सन আছে जो डोनेट करना चाहता है तो एक किडनी डोनेट करने से किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो देखा गया है कि इट इंक्रीजेस सर्वाइवल कंपेयर टू डायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। मैं আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি कि supposing 100 people we keep on dialysis regularly, another 100 people we do transplant, तो 10 বছর পরে দেখা যাবে কি around 90%, 80 to 90% of population of the transplant arm, they will be surviving and will be in a good condition, active condition, normal सब कुछ खावा दावा काज को सब कुछ কিছু করছে, কিন্তু 10% of the people in the dialysis are 90% लोग वो जो माने ये शरीर नहीं रहेगा। मैं मृत्यु तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि हम लोग तो शरीर नहीं है, मान बुद्धि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम जो श्लोक আছে आदि शंकराचार्य বলেছে, हम लोग तो শ্রী ঠাকুরের दिया हुआ जो सत्ता है, শ্রী ঠাকুরের সত্তা আমাদের মধ্যে রয়েছে, তার তো মৃত্যু হয় না, সত্তার তো সত্তা সच्चिदानंदमय, आई एम द प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, इसका कोई जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, एवर एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस को हमको प्राप्ति करने के लिए हमारा साधना, किंतु ताकू साधनाटा ठीक करने के लिए हमारा शरीर को ठीक रखना पड़ता है। तो शरीर के एक छोटा सा अवयव है किडनी। सो वी आर डिस्कसिंग ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग जो हमारे जो अनलिमिटेड जो सत्ता है परम सत्तार जो अंश विशेष उसके सामने ए वेरी स्मॉल थिंग किडनी, किंतु এটা भी इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बॉडी एक्टिव सो दैट আমি ওনার কাজ করতে পারি, साधनाएं আমি যুক্ত हुए हमारा जो जीवन का लक्ष्य इस प्राप्ति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्मृतिवाही चेतना ठाकुर को बोलेছেন ताके प्राप्त करने के लिए साधना तो दरकार। तो এই शरीर को ठीक करने के लिए एक किडनी, तो किडनी को ठीक करने के लिए रखने के लिए जा আমি বলছি। और आगे के लिए ट्रांसप्लांट जिसका जरूरत है तो अर्ली ट्रांसप्लांट करना अच्छा है। देखा गया है कि जो लोग डायलिसिस में अनेक साल रहेंगे उनका बाकी सब ऑर्गन गुलो डिलेज हो जाते, बोन कमजोर हो जाता है, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली डायलिसिस करेंगे, बाकी सब डॉक्टर को दिखाते नहीं है और वो सब टेस्ट करके उसका जो मेडिसिन जो लागबे या जो भी उसका प्रिवेंटिव थिंग और एडिशनल सप्लीमेंट कुछ नहीं करते। सो आयरन ठीक हीमोग्लोबिन ठीक रखने के लिए एटलीस्ट 11-12 हीमोग्लोबिन टारगेट करना चाहिए, एटलीस्ट 10 इज ओके। उसके लिए आयरन, फोलिक एसिड, एरिथ्रोपोइटिन देना पड़ता है डायलिसिस के साथ साथ। ये बोन हेल्थ के लिए, बोन को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर डोज में लेना पड़ता है। मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर वेजिटेरियन। सो एक ग्लास मिल्क विद प्रोटीन पीना चाहिए जिसको डायलिसिस हो रहा है। तापरे यूरिक एसिड और वो सब बढ़ जाता है तो डायलिसिस के साथ कम हो जाएगा, बट नहीं हुआ तो मेडिसिन उसके लिए दिया जाएगा। तो उसके साथ में बॉडी वेट को कंट्रोल करना, प्रोटीन ज्यादा हो रहा है तो और बीपी कंट्रोल, ये सब इसका मेडिसिन खाएंगे। जो अगर बीपी जिसका कम हो रहा है तो अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन कम करना डॉक्टर बाबू बोलेंगे। प्रोटीन को कम करना है, प्रोटीन इनिशियली कम खाना है व्हेन नॉट इन डायलिसिस रिकवरिंग फेज, बट जिसको डायलिसिस ऑलरेडी शुरू हो गया उसको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। नॉर्मली 1 ग्राम पर किलो नॉर्मल लोगों के लिए, उसमें 2 ग्राम पर किलो चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि बॉडी ना स्ट्रेस में रहता है, वेयर एंड टियर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लोग डायलिसिस में रहते हुए भी खाना पीना नहीं करते, एक तो उसमें भूख नहीं लगता है, दूसरा प्रोटीन ज्यादा चाहिए, हम कम खाते हैं। जो पहले से डॉक्टर बाबू बारण करे चाहिए ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आफ्टर स्टार्टिंग डायलिसिस यू हैव टू टेक ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद में है ट्रांसप्लांटेर বিষয় একটা বলছি कि जे डोनर लोग से डोनर्स आर नॉर्मल पीपल और दे आर वेल स्क्रीन्ड फॉर ऑल दी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ड्यूरिंग डोनेशन एंड हार्ट, उनका बाकी लंग्स सारे कुछ चेकअप होता है। तो देखा गया है कि जो लोग डोनेट करते हैं उनका सर्वाइवल 20 इयर्स सर्वाइवल
कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन इज बेटर। ज्यादा दिन वो बचते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो स्क्रीन पॉपुलेशन होते हैं, फिर बीच बीच में आके वो लोग साल में 2 साल में यूरिया क्रिएटिन जांच करते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर जांच करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। सो व्हेन समवन इज बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, उसका सर्वाइवल, यही शरीर का सर्वाइवल बोल रहा हूँ मैं, वो सर्वाइवल बढ़ जाता है। और इसीलिए जिसके घर में अगर कोई सफरिंग है, किडनी प्रॉब्लम में है, तो আমি जस्ट एक अपील করছি, जो लोग उनका परिवार में है, भाई बंधु कुटुंब जो भी है, उनका पत्नी पिता माता अगर एज लेस देन 60 है, भाई बहन बच्चे भी डोनेट कर सकते हैं उनको। बच्चों का उम्र 20-21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। शादीशुदा अगर हो गया मैं तो बहुत अच्छा है, उनका अगर बच्चा हो गया एक तो अच्छा है, ताकि उनको आगे प्रेगनेंसी में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एक डर रहता है शादी होगा कि नहीं। लड़की ने अगर डोनेट किया पिता या माता को, तो उसको शादी करने के लिए लोग सोचते हैं। ये हमारा एक थिंकिंग में प्रॉब्लम है समाज का। लेकिन देखा जाए वो केन्या में रहता हूँ, हम लोग जो अफ्रीका का कम्युनिटी, वो लोग गरीब है, बट दे आर वेरी बिगर इन द हार्ट, दे आर रिचर इन द हार्ट। वो पूरा परिवार, उसके गांव का सारे लोग आते हैं बीमार के लिए, उसको पैसा भी देते हैं, प्रेयर करते हैं, और साथ में जिसका अगर ब्लड चाहिए, किडनी चाहिए, तो बोलेंगे हमारा टेस्ट करो, मेरा अगर लगता है तो मेरा ले लो बोल के। तो दैट इज ए गुड एटीट्यूड। तो हम लोग को ऋषि ठाकुर जी ने अच्छा काम करने के लिए शरीर दिया है। अगर हमारा कुछ क्षति नहीं है उसमें एक डोनेट करने से, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो ये पूरा अगले 100 साल या 1000 साल में इस शरीर को लेके जीऊंगा, ये तो संभव नहीं है। किंतु अच्छा काम करेंगे तो नाम रहेगा। इफ यू आर डूइंग गुड थिंग एंड ट्राइंग टू हेल्प अनदर पर्सन टू सर्वाइव, तो ऋषि ठाकुर तो देखते हैं हमारे जो आत्मीय सत्ता है, वो सत्ता का लेवल बहुत हाई में चला जाता है। अब एक चिरा क्या बोलते हैं उसको, कि चिरकाल आप प्रसिद्ध हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। तो अच्छे काम करने के लिए डोनेट करना, जो ऑर्गन डोनेशन से ज्यादा और पुण्य काम कुछ भी नहीं है। एक धर्मदान और एक अंगदान। तो आई अपील फॉर दैट। सेकेंडली, जो लोगों को एज लेस देन 60 और 65 बट हार्ट एंड अदर कंडीशंस आर ओके, खावा दावा ठीक করছে, চলাফেরা হচ্ছে, तो जितना जल्दी ट्रांसप्लांट करने से उनका जनरल कंडीशन अच्छा रहता है। सर्वाइवल तो আমি বলে দিলাম कि दे कैन सर्वाइव बेटर, देयर क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव्स आफ्टर ट्रांसप्लांट, दे कैन बिकम जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। सब काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा। और किडनी फंक्शन मोटा मोटी 10 साल तक 80% लोगों का रहता है, 100 से 80 लोग, एंड मोर देन 20 to 30 years सर्वाइविंग बहुत सारे पॉपुलेशन है। लॉन्गेस्ट सर्वाइवल इज रिकॉर्डेड अराउंड 40 years फॉलोइंग ट्रांसप्लांट, जो यंग पीपुल में होता है और उनका परिवार वाले डोनेट किया होता है। दिस इज द थिंग। तारपर जो हाउ टू गिव, हाँ उसमें एक चीज है कि ट्रांसप्लांट के बाद उनको रेगुलरली मेडिसिन खाना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन बोले वैसे, कि जैसे हम लोग कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन करता है, तो हमारा शरीर का इम्यूनिटी जो डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी डिफेंस सिस्टम है, उसको दे विल ट्राई टू किल द वायरस और बैक्टीरिया। ऐसे बाहर से जो भी अंग प्रत्यंग आता है, एनी ऑर्गन, इवन इफ फ्रॉम द फैमिली मेंबर, पेरेंट्स ऑल्सो, देयर इज ए जेनेटिक डिफरेंस, उसका एचएलए में डिफरेंस रहता है, तो उसको सेल्फ बोल के आइडेंटिफाई नहीं करता है। सो आवर बॉडी डिफेंस विल ट्राई टू किल दैट ऑर्गन, उसको रिजेक्शन बोलते हैं। इमीडिएटली खत्म नहीं हो जाता है, अभी तो बहुत सारे साइंस में एडवांस हो चुके हैं। सो जो लोगों का सेम ग्रुप मैच होता है और पारिवारिक लोग हैं, जीन टेस्ट किया जाता है, एचएलए मैच है, तो उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द किडनी इज बेटर, एक्सेप्टेड होता है। इवन डिस्टेंस रिलेटेड अगर भी कोई फ्रेंड और कोई चाचा मामू मौसा मौसी की कोई भी डिस्टेंस रिलेटेड भी डोनेट करेंगे, तो आजकल एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन है, सो द ग्राफ्ट फंक्शन इज बेटर एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। खाली ये है कि जब इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन 2-3 टैबलेट होता है, रोज खाना पड़ता है सुबह और शाम आफ्टर ट्रांसप्लांट, और रोज तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट बहुत सारे गवर्नमेंट है जो ये मेडिसिन सब फ्री में सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हमारे उड़ीसा में तो है, तमिलनाडु में मैं चेन्नई पोलो में था, तमिलनाडु में है, और भी उत्तराखंड एंड सम ऑफ दी गुवाहाटी में भी है, आसाम में, बहुत सारे स्टेट्स में
फ्री मेडिसिन मिलता है, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन थोड़ा कॉस्टली है, 5-6 हजार रुपये पर महीना रहता है, बट डायलिसिस के कंपैरिजन में द कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस एंड यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी लाइफ विद इंक्रीज सर्वाइवल आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो जिसका फिटनेस है, घर में डोनर है, तो दे शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। আর একটা হচ্ছে কি যার ক্রিয়েটিনিন अगर 3, 4, 5 परसिस्टेंटली रहा तो उनको हेपेटाइटिस बी एंड अदर निमोनिया वो सब का वैक्सीन लगाना पड़ता है, ताकि उनको जब कमजोर हो जाएगा डायलिसिस लागबे ब्लड लागबे वो टाइम पे ये सब इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए वैक्सीन लगाना। और एक एवी फिस्टुला बोल के एक चैनल रहता है, क्रिएटिन 5 होने के बाद 5-6 होने के बाद डॉक्टर बाबू को बोल के पहले से ही चैनल कर देना अच्छा है, ताकि जब इमरजेंसी पड़ेगा दे कैन यूज दैट फॉर डायलिसिस। चैनल হচ্ছে যে आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं हम लोग, हाथ में करते हैं या एल्बो में करते हैं रिस्ट के पास में। तो ड्यूरिंग आफ्टर ऑपरेशन इट टेक्स 4 to 6 weeks टाइम, 1-1.5 महीना समय लगता है। वो वेन चौड़ा हो जाएगा, थिक वॉल हो जाएगा, उसमें ज्यादा प्रेशर में ब्लड आएगा, तो पंक्चर करके वो डायलिसिस मशीन में लगा सकते हैं। वो पंप में 400 ml पर मिनट फ्लो चाहिए उसमें फिल्टर होने के लिए। तो इसीलिए ये सब चीजें डॉक्टर बाबू तो बोलेंगे, आप लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए। आज के आसपास में किसी का भी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, तो चेक कराइए। जिसका क्रिएटिन यूरिया ज्यादा है, 4-5 के ऊपर है, तो चैनल बना के रखना पहले से। देन कम्स द प्रिवेंशन पार्ट। हम लोग हर समय में एक चीज पूछते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। नॉर्मली वी नीड 1.5 लीटर to 2 liters ऑफ यूरिन टू क्लींस आवर बॉडी। हम लोग जो खाते पीते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को वॉश करने के लिए हम लोगों को पानी पीना चाहिए। खाली ब्लैंड वाटर नहीं, वाटर के साथ में जो हम मिनरल सॉल्ट ठीक परिमाण में खाना, बहुत ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाने से सॉल्ट ना बीपी बढ़ता है। तो वाटर ठीक परिमाण से पीना। नॉट ओनली वाटर, चाय, दूध, सूप, जूस, पानी, ये सब मिला के अराउंड 2-2.5 लीटर्स होना चाहिए, सो दैट अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स यूरिन आएगा। और उसमें बहुत समय तक यूरिन रोक के रखते हैं लोग, बाहर में जाके सुसु नहीं करना, इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। जब कहीं पर भी यूरिन करने से ही वहां से इन्फेक्शन नहीं होता है, हम रोक के रखेंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो एवरी 3 आवर्स, 3 घंटा, 2-3 घंटे में यूरिन कर देना चाहिए, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। और 1 घंटे में 1 ग्लास पानी या लिक्विड पीना चाहिए, तो शरीर हाइड्रेट होकर रहेगा। गर्मी में थोड़ा ज्यादा, सर्दी में इक्वल 2.5-3 लीटर्स। सो पानी अच्छा पीना चाहिए, शरीर हाइड्रेट रहेगा। खाना पीना स्वास्थ्य शिष्टाचार में जो बोला गया, हाइजीनिक फूड खाना है, साफ सुथरा खाना है, जिससे लूज मोशन, वोमिटिंग ये सब नहीं होगा। और प्रोटीन हमारा डेली रिक्वायरमेंट जो खाते हैं, 2 टाइम का मील मैं बोल रहा था, जो आश्रम में जो खाते हैं हम लोग, 2 सुषम खाद्य व अच्छा सा बैलेंस्ड डाइट, जिसमें वेजिटेबल, दाल, राइस, रोटी, सब्जी ये सब रहेगा, थोड़ा सा दही और सम मिल्क प्रोडक्ट एट द मैंने मॉर्निंग या इवनिंग, इससे हम लोगों का पूरा बैलेंस्ड हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द कैलोरी एंड प्रोटीन हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑयली फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स एंड नट्स में नॉर्मल हम लोग जो खाते हैं सब खा सकते हैं, किंतु किडनी फेलियर होने के बाद में शरीर में पोटासियम बढ़ जाता है, तो इसीलिए पोटासियम कंटेनिंग फ्रूट्स लाइक जो नींबू जातीय है, संतरे, मौसम्बी, नींबू, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। इवन अंगूर, चीकू, मैंगो, उससे थोड़ा पोटासियम ज्यादा रहेगा, तो उसमें उसको अवॉइड करना है किडनी फेलियर पेशेंट को, नॉर्मल को नहीं। और किडनी फेलियर पेशेंट क्या फ्रूट खा सकते हैं? पापाया, गुआवा, एप्पल, वो एक बबू गोसा बोलते हैं उसको, पियर्स जिसे आता है, वो सब नॉर्मली खा सकते हैं। नट्स, वालनट्स, कैजू नट्स, आलमंड नट्स थोड़ा सा खा सकते हैं, जैसे बादाम बोलते हैं। और अवॉइड साइट्रस फ्रूट्स, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, चीकू, ये सब को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में। और हर दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, चना, इसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, तो डायलिसिस नॉट रिक्वायरिंग अर्ली स्टेज में उसको कम करना, किंतु डायलिसिस रिक्वायरिंग हुआ तो बहुत ज्यादा खाना। डाइट के बारे में बोल दिया। और प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मॉडिफाइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन rather than restricting the things is advised. Plant sources alone can provide
high quality protein and adequate amount of essential amino acids. वेजिटेरियन डाइट कैन हेल्प स्लो डाउन प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज। ये सब रिसर्च में आया है कि बोल रहा हूँ आपको। नॉर्मल लोगों को जो खाना रहता है उसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 वो आता है। विटामिन डी हमारा शरीर में तैयार होता है व्हेन वी गेट एक्सपोजर टू सनलाइट। सो आधा घंटा सुबह में और आधा घंटा शाम को सनलाइट में चलना अच्छा है बोन हेल्थ के लिए। एंड विटामिन डी वो सब, कैल्शियम अगर ठीक खाएंगे तो बोन हेल्थ और ये सब ठीक रहेगा, विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाएगा। और एक तो देखा जाता है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं विटामिन B12 का डेफिसिट होता है कुछ लोगों को, जिनका आयरन की कमी है, विटामिन B12 कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उनको डॉक्टर बाबू चेक करते हैं। प्लानिंग फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी बोले दिलम कि जो डॉक्टर बाबू देखेंगे यूरिया क्रिएटिन मोर देन 7-8 क्रिएटिन, यूरिया 100-150 प्लस सिम्टोमेटिक है तो उनको डायलिसिस रिक्वायरिंग होगा। तो उससे पहले चैनल बनाना, डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बोल दिया मैंने ऑलरेडी, रेगुलर करना पड़ता है और चैनल बनाना पड़ता है, नहीं तो नेक में देखिए एक परमाकैथ बोल के होता है वो देना बेटर है, पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। और देन कम्स व्हाट आर द प्रिवेंशन। ट्रांसप्लांट के बारे में एक चीज में लोगों के मन में एक रहता है कि हमारा किडनी चोरी करके डॉक्टर बाबू ले गया, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी जगह में किसी का किडनी लेके डायरेक्टली किसी को नहीं लगा सकते, उसमें बहुत सारे टेस्ट होता है। जो लोग देखे होंगे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है 2 महीना लगता है उसका सारा टेस्ट करना है, डोनर रिसिपिएंट का, उसके बाद में किडनी काम करेगा कि नहीं बोल के HLA मैचिंग वो सब टेस्ट करना पड़ता है। मैचिंग होगा, क्रॉस मैच होगा तब उसको लगाना पड़ता है। ऑपरेशन भी बहुत ही हाई फाई तरीके से किया जाता है, ऐसा भी किसी का कहीं पे नहीं हो जाएगा। वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोसेस है। अच्छे हॉस्पिटल जिसके पास लाइसेंस है, अच्छा टीम है, ICU है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, तभी हो सकता है। और दोनों का ऑपरेशन एक साथ में करना पड़ता है, 2 ऑपरेशन टेबल चाहिए, डोनर और रिसिपिएंट। किडनी लेके कहीं पर उस रख नहीं सकते, वो नष्ट हो जाता है 2 घंटे के बाद में। इमीडिएटली उसको स्पेशल सॉल्यूशन में वॉश करके आइस में रखना पड़ता है, तभी 2 घंटे के अंदर उसको लगाना पड़ता है। और जो लाइव ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें तो दोनों टेबल में 2 टीम ऑपरेशन करते हैं साथ साथ। इधर से किडनी निकाल के वॉश करके अपोजिट साइड में पहले से लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ब्लड वेसल आइसोलेट करके रखते हैं, उस पे जोड़ते हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर उसको ब्लड सप्लाई नहीं आया तो वो किडनी काम नहीं करता है। सो दिस इज ऐसा फॉल्स थिंकिंग कि हमारा किडनी लेके चला गया, चोरी हो गया, ऐसा इज नॉट पॉसिबल। दूसरा ट्रांसप्लांट के बाद में थोड़ा सा जिन लोगों का हुआ ज़्यादा ही सदाचार पालन करना पड़ता है। खाना पीना हाइजीनिक होना चाहिए, पानी गर्म करके पीना चाहिए, इवन इफ RO वाटर है, फिल्टर वाटर, कभी भी बाहर में खाना पीना नहीं खाना चाहिए। घर से खाना पैक करके हॉट केस में लेके जाना और टाइम पे खाना। अगर बाहर में खाना पड़ा, बहुत ज़रूरी में कहीं ट्रैवल किया, तो वहाँ पर साफ सुथरा होटल में फ्रेशली कुक गरम जो बनाएगा वो खा सकते हैं, और जिससे लूज मोशन वोमिटिंग नहीं होगा। लोग जिसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उनसे थोड़ा दूर रहना। जैसे हम लोग कोरोना हुआ तो सब लोग सीख गए ऐसे 6 फीट दूर से रहना, हाइजीन मेंटेन करना, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना, साबुन से हाथ धोना, बाहर से आने से हाथ, मुंह और पैर सब धोना, और खाने से पहले हाथ पैर धोना, ये सब जो है ना हाइजीनिक प्रिकॉशन श्री ठाकुर 100 साल पहले बोल दिया, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। कोरोना आया तो उसको रिहर्सल हो गया। तो दिस प्रिकॉशन, हाइजीनिक प्रिकॉशन इज मैंडेटरी फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर एवरीवन टू फॉलो दैट हाइजीनिक प्रैक्टिस। हम लोगों के लिए भी जरूरी है अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। ओजोन ठीक रखना नॉर्मल लोगों के लिए भी। हाउ टू प्रिवेंशन में खावा दावा बोल दिया। गुड अलाउएबल बॉडी वेट मेंटेन करना। बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए वो आजकल सबके पास में फ़ोन है, गूगल में आप BMI कैलकुलेशन बोल के देख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन में वो BMI रेंज ठीक रहने के लिए वेट इज द मेन डिटर्मिनेंट। एज पर द हाइट कैसे स्टैंडर्ड वेट रहना चाहिए, वो वेट को मेंटेन करना चाहिए। और वेट मेंटेन करने के लिए खावा दावा ठीक रखना चाहिए। हाफ एन आवर मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इवनिंग में वॉक करना, या
नॉन क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, जिम फिम करने के लिए बहुत बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग, सबके लिए जरूरी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि खाना खाने के बाद में रात में अगर आधा घंटा काम वॉक करे दैट इज फार बेटर, बट ऐसे सनलाइट में आधा घंटा भी चलना चाहिए। कट डाउन द कैलोरी इनटेक, fresh fruits, fresh vegetables and vegetarian diet is far better for weight management. आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे देश में आफ्टर 40 years they are avoiding non vegetarian food, everybody is trying to become vegetarian because वो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा बॉडी का वेट ठीक रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, एसिडोसिस एंड अदर मेटाबॉलिक जब कम हो जाएगा तो दे लिव लॉन्गर। When people eat less, they live longer, ये बोलते हैं। 2 major meals, अर्ली लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली डिनर, ये मैं बोल रहा था। 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग रहना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो बेटर। जैसे हम लोग का हमारा संस्कृति में अनेक फास्टिंग हो जाए, एकादशी में फास्टिंग करते हैं। श्री ठाकुर जो हमको नीति विधि दिया है महाप्रयाण तिथि में, भविष्यान्न कब कब करना है दिया है। भविष्यान्न में हम लोग जो रेगुलेटेड खाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, उससे भी शरीर ठीक होता है। एक 2-3 साल पहले एक नोबेल प्राइज मिला था, उसमें वो लोग को एपोप्सिस बोल के एक रहता है, उसमें कैंसर को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए जापानीज और अमेरिकन साइंटिस्ट को कंबाइंड नोबेल प्राइज मिला था। तो उसमें उनका स्टडी था, रिसर्च, कि अगर हम लोग फास्टिंग करेंगे तो कैंसर सेल डेथ हो जाता है, कैंसर सेल विल गो इनटू एपोप्सिस, बॉडी मेटाबॉलिज्म और सेल का जो मेटाबॉलिज्म है कम हो जाता है। सो सेल विल स्टिल मतलब परसिस्ट लॉन्गर टाइम, नहीं तो सेल डिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा निरंतर सेल डिवीजन को, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर बोलते हैं। तो सेल डिवीजन को कम किया जाता है, सेल मेटाबॉलिज्म को कम किया जाता है इफ समबडी इज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, भविष्यान्न करना, कम कैलोरी खाना, कम खाना, ये सब दिस आर गुड हैबिट्स। तो अच्छा शरीर रखने के लिए बॉडी वेट मेंटेन करना, ओनली नॉट ओनली किडनी, इट विल हेल्प टू कीप अदर ऑर्गन्स एक्टिव एंड अलाइव एंड कीप आवर बॉडी फिट फॉर लॉन्गर टाइम, जिससे हम लोग ठाकुर जी का काम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट कितना है आप लोग देख सकते हैं, अपना अपना बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज। लिक्विड इंटेक 2.53 लीटर्स बोल दिया, 8 to 10 ग्लास रोज पीना। सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम खाना, सॉल्ट इंटेक इज ए एक्वायर्ड हैबिट। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को अरे ये खाना में सॉल्ट नहीं डाला क्या, ऐसे हमको ये हो जाता है, क्योंकि वो हमारा हैबिट हो गया होता है ज़्यादा सॉल्ट खाना। आजकल बाजार में बहुत सारे जो पैक्ड फूड मिल रहा है, सॉल्ट उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है। अचार खाना रखा होगा, बढ़िया सा माँ लोगों ने बनाया होगा व्यंजन, लेकिन उसके ऊपर में फिर अचार चाहिए, नींबू के साथ में फिर नमक चाहिए अलग सा, ये एक बैड हैबिट है। नो एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द डिश। अगर आपको ये सलाद खाना है, सलाद इज गुड, फ्रेश सलाद जो गाजर, ककड़ी, टमाटो ये सब से बनाएंगे, बट डोंट ऐड एनी सॉल्ट। यू कैन ऐड लेमन, डोंट ऐड सॉल्ट। एक्स्ट्रा सॉल्ट लगाना नहीं चाहिए। जो खाना में बनाया जाता है घर में विद एडिक्वेट टेस्ट, वो दैट इज एडिक्वेट 3 to 5 ग्राम पर डे हम लोग को मिल जाता है। तो सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, वॉक, ये सब कुछ हम लोग का बॉडी को ठीक रखना, that thereby it can keep our kidney, heart, brain and muscles, other organs also, intestine, पाचन शक्ति, पैनक्रियास, सब कुछ को अच्छा रख सकते हैं। सो मोटा मोटा प्रिवेंशन, खावा दावा, ये सब के बारे में बोला। आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम एंड with this we end this technical discussion. দাদা আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে তো? আগে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। Unfortunately, because of technical problem, I could not attach the presentation, but मोटा मोटी मैं वो सब देख के ही जो चाहिए বলে দিলাম। और সবাই সুস্থ থাকুন, শিশু ঠাকুরকে নিয়ে। नॉट ओनली दिस फिजिकल हेल्थ, हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शरीर तो আছে তাই আমরা বোধ করি या আমি আছি, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा सत्ता, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्टेंस है, उसको फील करना। और माई एग्जिस्टेंस, माई कॉन्शियसनेस इज नॉट मी, इट इज श्री ठाकुर हिमसेल्फ, द परम सत्ता हमारा मध्य विद्यमान करेছে।
तार अच्छा सा देखभाल करना और सत्तार पोषण होचे नाम ध्यान करना हर समय में अच्छा सोच गुड गुड थिंकिंग ये सब हर समय में पॉजिटिव थिंकिंग वो सब लेके अपना शरीर अपना परिवार अपना समाज आसपास पड़ोस राष्ट्र सबके लिए सोचना क्योंकि सबके लिए ही हमारा कर्तव्य है। ये सब लेके हम लोग चलेंगे तो हमारा भी सुख शांति आनंद होगा। और with this I pray at the lotus feet of Sri Thakur for everybody's good health, peace, prosperity, ইষ্টিপত জীবন কামনা করে ঠাকুরের রাতুল চরণে আমার বিনম্র প্রণতি জানাচ্ছি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম বা শোনার চেষ্টা করছিলাম, তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আমাদের বাংলা তবু কত সুন্দর করে বলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বেসিক্যালি উড়িষ্যার মানুষ, বিদেশে এখন বেশিরভাগ থাকে, তাই ইংলিশটা খুব সচরাচর আসে, তবুও তিনি বাংলায় বলার চেষ্টা করছিলেন। আমরা যে কটা মানুষ অন্তত বুঝতে পেরেছি, আর যদি কিছু একটুও বুঝতে পারি তাহলে কিডনিটাকে কেমনটি করে সুস্থ রাখা যায় বা কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন একমাত্র শ্রী ভগবান বোঝেন, আর ডাক্তারবাবুরা অল্প হলেও তো বোঝে যে কিডনি খারাপ হয়ে গেলে কি পরিস্থিতি হয়। আর কিডনিটা খারাপটা সহজে আমরা বুঝতে পারি না, একদম শেষের দিকে আমরা বুঝতে পারি যে কিডনিটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা শ্রী শ্রী ঠাকুর তার অমৃত যে দান আমাদের, এই যে তিনি তো সৃষ্টিকর্তা, আর সে সৃষ্টি করেছেন সবকিছু, সব মিলিয়ে সে সৃষ্টিকর্তা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমাদের বিধানকে আমরা ঠিক রাখতে পারি না, আমাদের শরীরটাকে সহনপটু সুস্থ রাখতে পারি না। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর ছাড়া সেটা সম্ভব না, সেটা তিনি বাস্তবে সেটা শেষেও বললেন যে আহার কন্ট্রোল আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিধান। খুব ভালো দাদা, আপনি আবারও আসবেন। আপনার এই 2 মিনিট আপনি কথা বলতে পারি না, কারণ এত ব্যস্ত থাকেন, এতটাই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আপনি যে এতটা সময় দিলেন, আর এই যে প্রেসক্রিপশন যে করে দিলেন, আপনাকে আমি দেখিয়েছি যে পাওয়াটা খুব টাফ, SMS করেও সবসময় পাই, কিন্তু আপনি খুব সজাগ থাকেন এই সব বিষয়ে ঠাকুরের ব্যাপারে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টটা দিয়ে দেন বা কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে বলে দেন। এই যে আপনার কনসাসনেস শ্রী ঠাকুরকে ধরে, আমি বলবো যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এরকম ডাক্তারবাবুরা আছে বলে আজকে সঠিক চিকিৎসাটা কিন্তু মানুষ পাচ্ছে। তাই আমি প্রভুর আতুল চরণে আপনার সুস্থতা প্রার্থনা করি। আপনি সুস্থ থাকবেনই, কারণ আপনি বিধানটা তো জেনেছেন এবং নিজে সেটাকে চর্চা করেছেন। আপনি আবারও আসবেন দাদা, আপনার অমূল্যবান সময় সত্যি আমাদের কাছে যদি মূল্যবান হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এই কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। কথা দিলাম শ্রী ঠাকুরকে। আপনি খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার দ্বারা অনেক অনেক লাখ লাখ মানুষ তারা বেঁচে যাচ্ছে। খুব ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। দয়া করে ওনার নাম্বারটা একটু পাঠিয়ে দেবেন দাদা। আমরা ওই কথাগুলো আমরা পরে বলবো, নাম্বারটা আপনারা ভাববেন না, আপনি ভাবেন যে কথাগুলো যা শুনছেন সেগুলো আপনি বোধগম্য হচ্ছে কিনা। নাম্বার, পৃথিবীর সমস্ত নাম্বার আপনার হাতে কাছে আছে, ঠাকুর থাকলে সবকিছু ব্যবস্থা আছে। নাম্বার নিয়েই আমাদের এটা বেশি হওয়া উচিত না, কারণ ঠাকুর আছেন মানে সবকিছু আছে। এমনটি করে আমরা সুস্থ থাকবো। আমি প্রভুর আতুল চরণে এই প্রার্থনা করি। দাদা আপনি শয়ে শয়ে জীবন অমৃত জীবনের অধিকারী হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ থাকলে অনেক মানুষ সুস্থতার পথ পাবে। একটা কিডনি খারাপ হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হয় তার এবং তার পরিবারের, সে তো আমরা না হলে তো সহজে বুঝতে পারবো। তাই যাতে যাদের কারো জীবনে এরকম না ঘটে সেটা আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। আপনি আবারও আসবেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিগত বছরের যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গোটা বিশ্বে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কিডনি বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ডায়াবেটিস এবং উচ্চচাপ রক্ত যে রোগীর বাস আমাদের সবচেয়ে বেশি ভারতবর্ষে, ইন্ডিয়াতে। ডায়াবেটিস বা মধুমেহ, যা উচ্চ রক্তচাপ জনিত যে কিডনির অসুখের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেজন্য আমাদের দেশে কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সর্বোপরি আমরা একটা পরিকাঠামো দেখতে পারি যে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব শোচনীয়। কারণ ভারতবর্ষে বিশেষজ্ঞ কিডনির চিকিৎসক আছেন প্রতি ৭৭,০০০ কিডনি রোগীর অনুপাতে একজন মাত্র। তাহলে ভেবে দেখেন ৮০,০০০ রোগী আর তার এগেনস্টে একজন ডাক্তারবাবু। প্রতি ৮০,০০০ কিডনির রোগীর অনুপাতে মাত্র একজন ডাক্তারবাবু। ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় এতটাই নগণ্য যে বলা বাহুল্য যে ৩-৪% কিডনি রোগীরা এই সুবিধা ভোগ করতে পারেন মাত্র। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের সকলকে ভাবতে হবে যে চিকিৎসা যাতে আমরা ওই পর্যায়ে না পৌঁছাতে পারি। কিডনি রোগের অন্তিম পর্যায়ে যে এন্ড স্টেজে যখন আমরা পৌঁছে যাই, এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বলে, আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা পিছনে অনুপাতিক প্রায় 40-50 হাজার টাকা প্রতি মাসে খরচা হয়। একটা কিডনি রোগী হলে প্রতি মাসে কমপক্ষে 50,000 টাকা প্রতি মাসে খরচা হয়। এটা তো কমপক্ষে। তারপরে এই যে ব্যাপক যে খরচা, কিডনি অসুখের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার মতো যে পরিস্থিতি সবার থাকে না। তাই কিডনি রোগের প্রতিরোধ প্রাথমিক ব্যবস্থা রোগ নির্ণয় যদি করতে পারি, ওই জন্য পরিসংখ্যানে বলা আছে যে প্রতি বছরে অন্তত কিডনিটাকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। সেটা কখনো আমরা কিন্তু করি না। আমরা শ্রী ঠাকুরকে সম্পূর্ণ ভরসা করি। এই ভরসা যদি করি তাহলে আমাদের ডাক্তারবাবু বললেন যে আহার কন্ট্রোলটা আমাদের জীবনে একান্ত খুব প্রয়োজন, ফুড কন্ট্রোল। তাই ফুড কন্ট্রোলটা যদি আমরা করছি না তাহলে কেমনটি করে বিধানকে সুস্থ রাখবো? সুস্থ রাখা সম্ভব? কখনো সম্ভব নয়। তো আমরা এই যে কিডনি যে প্রতিরোধ সম্ভব কিভাবে? আচ্ছা, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু বলেন। ডাক্তারবাবু কিছু বলবেন? আমরা জয়নাথের পরে ডাক্তারবাবু থাকবেন, যদি উনি এখন হয়তো ব্যস্ত কম আছে, উনি দেশে এসছেন, মানে ভুবনেশ্বরে এসছেন, হয়তো উনি থাকতে পারবেন সময়। আপনারা জয়নাথের পর ওনার কোনো প্রশ্ন থাকলে ওনাকে করতে পারেন, এবং প্রত্যেকের নাম্বারটা অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে যে আমাদের এই কিডনি অসুখ যে প্রাথমিক লক্ষণ ছাড়া ধীরে ধীরে কিন্তু কঠিনতর পৌঁছাতে পারে। তাই অ্যাডভান্স স্টেজে অবধি সাধারণ রোগীরা বুঝতে পারে না যে কিডনি অসুখ আছে। তাই কিডনিটাকে আমার মনে হয় বছরে একবার করে পরীক্ষা করে নেওয়া খুব ভালো। হ্যাঁ, ওই জন্য আমাদের এই যে ডাক্তার বলছিলেন যে এইচবি, ইউরিয়া বা ক্রিয়েটিনিন, যে মূত্র পরীক্ষা বা রুটিন ইউরিন, অ্যালবুমিন, ক্রিয়েটিন, এগুলো আমাদের পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। পরীক্ষা করে কিডনির সুস্থতা যাচাই করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই আমাদের উচিত কিন্তু এটাকে যত্ন করার, শরীরটাকে যত্ন করার। আচ্ছা, অপূর্ব আলোচনা হয়েছে। এরপরে আমাদের কিছু বলার থাকে না, একটাই কথা যে শিবগৃহে মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, সহনপটু সুস্থ রাখিস, বিধি মাফিক চালাস তাকে। তিনি হলেন সেই বিধাতা, ঈশ্বর দয়াময়। আজ মানব দেহের যে অপরিসম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি, অসুখ হলে সুস্থ যাপন যে করা এ প্রভুর অপার দয়া ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আজকের মানব দেহে মন আত্মার পরম স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী শ্রী ঠাকুর তার এই যে মুখনিসৃত যে বাণীটি আমরা প্রত্যেকে মানব, যেটা কিনা ষষ্ঠীর 1 নম্বর বাণী। আজকে দেখেন ডাক্তারবাবু ডক্টর সানন্দ বাগ, তিনি আফ্রিকা থাকেন, আর তিনি একজন নিরামিষ ভোজী শ্রী ঠাকুরের সেবক মানুষ। কেমন করে সম্ভব হচ্ছে আফ্রিকা থাকা? তাহলে আমরা দোহাই দিই যে আমাদের সন্তানরা পড়াশোনা করছে, অমুক জায়গায় পড়াশোনা করবে, আমরা স্বস্তিনী কেমন করে নেব? তাই এই যে দোহাইগুলো আছে, অজুহাত কাটতে হবে। অজুহাতগুলো কেটে দিন, 2 হাত যথেষ্ট, 3য় হাতের কোনো দরকার হয় না। আজকে আমাদের এই যে ভারতবর্ষে এই কিডনির সংখ্যাটা আপনারা দেখলেন, কিডনি রোগীর সংখ্যাটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে, শুধু আহার কন্ট্রোল নাই বলে। তাই 140 কোটি মানুষের মধ্যে আমরা দেখি যে 17% প্রায় 22 কোটি মানুষ এই ভয়াবহ রোগে কিন্তু বিপুল হারে তারা ভুগছে। আপনারা এই বিষয়ে সজাগ থাকবেন। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে কিডনির দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ, যেটা মূলত শরীর থেকে এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তাই প্রভু দয়া করে 2টো কিডনি আমাদের দিয়েছেন। তাই একটা মানুষ অসুস্থ হলে
কিডনি, আরেকটা কিডনি কেটে দেওয়া যায়, কিন্তু সেখানেও আপনারা শুনলেন কিভাবে কিভাবে সম্ভব হচ্ছে। সত্যি প্রভুর অপার দয়া। এমনটি করে অন্যে বাঁচালে যে থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে। এমনটি করে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া এই শরীর বিধানকে আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখবো, নতুবা এত কষ্ট হবে আমাদের জীবনে যে একটা মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তার জীবনে কোনো সুখ শান্তি বিষাদ এসে যায়। তাই আজকে সহজ আহার, শ্রম স্বাভাবিক, এই যে ঠাকুরের বাণী, সহজ সুখে বসবাস, উন্নয়নের তৎপরতা, দক্ষ কর্মীর ন্যায়ের দাস, যত সহজ সেই যেখানে, স্বাস্থ্য সেথায় হাস্যমুখ, অমন্তর স্বাস্থ্যে পেলেই দেহের আয়ু প্রাণের সুখ। তাই আজকে সুখ পেতে গেলে শ্রী ঠাকুর ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। তাই শ্রী ঠাকুরের বিধান, তার সেই বাণী যে মাছ মাংস আহার করা নয়কো ভালো কোনো দিন, ক্ষুণ্ণ হয় আয়ু তাতে, প্রবৃত্তি হয় হীন। তাই সত্তাপোষী নিরামিষ আহার সবার চেয়ে ভালো, আমিষ আহার উত্তেজনায় স্বাস্থ্য করে কালো। আমরা সবাই জানি কিন্তু মানি না। আজকে একটা কথা বলা হচ্ছিল যে শ্রী ঠাকুর, তিনি তাকে যে আমরা ধরি না তাতে তার কষ্ট হয় না, আমরা তাকে দীক্ষা নিই না সেটা তার কষ্ট হয় না। যখন একটা মানুষ তার সন্তান যখন রোগে শোগে ভোগে তখন তার কষ্ট হয়। তাই প্রভুর কষ্টকে আজকের দূর করতে আজকে ডিপি ওয়ার্ক ছাড়া এই সমাজকে কখনো সুস্থ রাখা যাবে না। তাই কিডনি কেন, সমস্ত যে ইনার পার্ট গুলো প্রভু যে সাজিয়ে দিয়েছেন, একবার চোখ বুঝিয়ে ভেবে দেখেন। ডাক্তারবাবুরা জানেন যে এর মেকানিজম যে বিজ্ঞানী বানিয়েছে সে কি। তাই আজকে ডাক্তারবাবুরা এত সুন্দরভাবে এই যে শ্রী ঠাকুরের ভরসা করে সেগুলোকে তারা ঠিকঠাক করতে পারে, ঠাকুর ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। তাই সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি, তাকে বাদ দিয়ে কখনো আমরা চলতে পারি না। প্রভুর আতুল চরণে সানন্দদা বা আপনাদের মতো ভক্ত যারা ছিলেন শ্রোতা হিসেবে, আমি সেই সকল শ্রোতাদের সুস্থ জীবন